हेलो बच्चों, शुरू करते हैं जहां पर छोड़ के गए थे। ये नहीं कि अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। तो हम कल पूरे हमें जो क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कंट्रीज की, उस क्रॉप्स के क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ते हैं भूदान। क्या करना है? भूदान। तो नाम से ही एकदम क्लियर है कि भू को दान करना है, डोनेट द लैंड। बट डोनेट द लैंड इसे हम कब कहेंगे? तो यहां पर एक नाम तो मिलेगा तुम्हें, एमजी मीन्स महात्मा गांधी, और दूसरा विनोबा भावे। ये दो नाम मिलेंगे, महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे महात्मा गांधी के बहुत ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स में थे, सपोर्टिव में थे। इवन एज ही पार्टिसिपेटेड ऑल द सत्याग्रह मूवमेंट्स विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चले थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें कहा कि ये क्या है, हमारे हियर रहेंगे, हमारे उत्तराधिकारी रहेंगे आफ्टर माई डेथ। और उनके साथ क्या होता है वो पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं। तो महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज, गांव में क्या आ जाए, स्वराज आ जाए, सभी के पास अपनी खुद की लैंड हो, वो उस लैंड पे क्या करें, फार्मिंग करें। तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से कौन इंस्पायर होता है? आचार्य विनोबा भावे। तो सेंटेंस बनाते हैं तुम्हारा, आचार्य विनोबा भावे inspired the concept of Gram Swaraj, concept of Mahatma Gandhi's ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से क्या होते हैं? ये इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होने के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी की जब डेथ हो जाती है तो इस कॉन्सेप्ट को ये ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड करना चाहते थे। तो इसीलिए आचार्य विनोबा भावे क्या कर रहे थे? ये रैलीज कर रहे थे, अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे थे। When he delivering his lecture in Pachampalli विलेज का नेम है जो आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश में था, है कहां पर इस समय? तेलंगाना। ठीक, ये अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे थे पचमपल्ली में, और कुछ फार्मर्स आए और इनसे क्या कहे, इनसे रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया कि हमारी इकोनॉमिकल लिविंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए हमें कुछ लैंड व्यवस्था की जाए गवर्नमेंट के माध्यम से। तो उन्होंने क्या किया? He did not promised. इन्होंने प्रॉमिस तो नहीं किया, बट टॉक टू द गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी वो जो फार्मर्स रेडी होते हैं, उस फार्मर्स इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गवर्नमेंट से क्या करूंगा, बात करूंगा। फिर
अब आओ देखा न ताओ, और तुरंत एक फार्मर खड़े हुए, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। भाई ताओ ताओ में तो आ गए ना, आ गए ना ताओ में। इन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं डोनेट कर रहा हूं कितनी। रामचंद्र रेड्डी डिस्ट्रीब्यूटेड his 80 acre land to 80 landless family। 80 लैंडलेस फैमिली को क्या किया, इन्होंने डोनेट कर दिया। दिस अकेजन और दिस इंसिडेंट नोन एज अ भूदान। आचार्य विनोबा भावे किसके सपोर्टर्स थे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने एक स्कीम चला रखी थी, कॉन्सेप्ट था वो ग्राम स्वराज। आचार्य विनोबा भावे इनके ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होते हैं। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी की शहादत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद, ये ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट को पूरे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते हैं। सो ही डिलीवरिंग द लेक्चर्स इन पचमपल्ली, आंध्र प्रदेश, नाउ टाइम पचमपल्ली लोकेटेड इन तेलंगाना। देन some farmers came and demanded for land for economical activities for livelihood। रामचंद्र रेड्डी जोश में आते हैं, जोश न ठंडा होने पाए। रामचंद्र रेड्डी आते हैं और ये कहते हैं कुछ नहीं, हम खुद लैंड डोनेट कर देते हैं। कितनी, 80 एकड़। किसको, 80 लैंडलेस फैमिलीज को। और दिस ओकेजन इज नोन एज भूदान। भूदान के बाद उसी से जुड़ा अब हम पढ़ते हैं ग्राम दान। ग्राम दान ज्यादा कुछ नहीं है, भूदान कर दिया यानी जमीन दान कर दी। ग्राम दान, अब ग्राम दान कर देते हैं यानी विलेज डोनेट कर देते हैं, हो गया ग्राम दान। तो यहां पर ध्यान दो, जो हमारा एबॉलिश द लैंड लॉर्डिज्म 1951 में होता था नहीं, होता है 1951 में जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड होता है, तो यही होता है एबॉलिशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म। जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। उससे रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि अब लैंड पर धीरे धीरे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ग्राम सभा का कंट्रोल होता है। वो ग्राम सभा धीरे धीरे लीज देती है सभी को। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास पीपल्स है वो देयर ओन लैंड, उनकी खुद की लैंड है। तो वैसे ही जो ग्राम दान था, मैनी जमींदार जो लैंड लॉर्ड्स थे, दे हैव मैनी विलेज। अब वो जमींदार थे, जाएगा उनके पास इतनी लैंड हुआ करती थी कि द मैनी विलेज आर लोकेटेड एंड मैनी फैमिलीज आर एंगेज ऑन दियर फार्मिंग एक्टिविटीज। यानी वो उसी गांव में रहते थे और वहीं पे उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज होती थी। जमींदार की लैंड हुआ करती थी, तो जमींदार भी तैश में आ गए, ताव में आ गए, हम कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने कहा लो, हम पूरा का पूरा गांव ही डोनेट कर देते हैं। दिस ओकेजन नोन एज ग्राम दान। व्हेन द जमींदार distributed many villages which was owned by जमींदार। जो जमींदार क्या करते थे, ओन्ड करते थे। तो जब उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड को डोनेट कर दिया, विलेज को डोनेट किया। दिस ओकेजन, दिस इज नोन एज ग्राम दान। ये किससे जानी गई, दिस वॉज नोन एज ग्राम दान। ये ग्राम दान कही गई। साथ में आप देखो, ग्राम दान और भूदान दोनों में क्या सिमिलरिटी है। इसे ब्लड लेस
रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ब्लड लेस रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि हमने देखा बिना ब्लड बहाए, कहीं ब्लड बहा, बिना ब्लड बहाए हमने एक अलग रेवोल्यूशन ला दिया। रिजल्ट जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनके पास भी लैंड आ गई, जिसके पास खुद का घर नहीं था वो किसी की जमीन पे घर बना के रह रहे थे, उसी जगह फार्मिंग कर रहे थे। जमींदार ने वो अपनी लैंड पूरी डोनेट कर दी, यानी वो पूरा गांव का गांव डोनेट किया, विलेज का विलेज। दिस वॉज नोन एज अ ग्राम दान, इसीलिए इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है? रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर नेशनल इकोनॉमी। अब सबसे पहले यही देख लो कितना रोल है कि अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन आर engaged in एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे बड़ा कुछ चाहिए क्या कि किसी भी कंट्री की 50% पॉपुलेशन कहां एंगेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये 50% का मतलब है कि 50% लोगों को जॉब जनरेट कर रही है। बट अब इसका अगर जीडीपी देखते हैं, बट द जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर is continuously declining from 1951 to till। इतनी जॉब जनरेट होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या हो रहा है? 1951 से लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है। अगर डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन होगा it will be affected to other sectors। क्योंकि अगर इस सेक्टर्स का चाहे जीडीपी इफेक्ट हो या फिर प्राइम इसका प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इससे दूसरे सेक्टर क्या होंगे? वो भी इफेक्ट होंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत इस पर फोकस किया और तुरंत सेक्टर स्टैब्लिश किया ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। साथ में ब्रीडिंग एनिमल्स, वेटनरी सेंटर्स, वेदर फोरकास्ट, सब्सिडी, ये सभी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करना शुरू किया, जिससे कि प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या है? मेंटेन रहे। बट स्लोली स्लोली रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट परसेंटेज इन रोड्स, ये रूरल रोड्स की बात हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ पीछे करने शुरू किए, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट रिडक्ट किया,
जो प्राइमरी सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करती थी, सब्सिडीज देती थी, जिससे फार्मर्स को छूट मिलती थी, चाहे वो लोन्स पे हो या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स पे हो, डीएपी हो या पेस्टिसाइड्स। उसका इंपैक्ट ये होता गया कि जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कॉस्ट बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर की कॉस्ट क्या हुई, बढ़ने लगी, तुरंत फार्मर्स ने अपने को विड्रॉ करना शुरू किया। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उस पर भी रिडक्शन कर दिया, यानी दूसरे देश से आने वाले जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो चीपली हो गए। इससे इंडियन फार्मर्स को क्या करना पड़ा, कम्पिटिट। इसने भी इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अगर हमारी इफेक्ट होगी तो प्राइमरी सेक्टर से इफेक्ट होगा ही, साथ में जो इसमें 50% का पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, पूरी तरह से इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड सिक्योरिटी, साथ में एक और हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होता है। बोथ टॉपिक्स आर ओनली फॉर स्टडी पर्पस, केवल पढ़ने के लिए है, एग्जाम से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, affordability of the food grains to each persons of the country in rural or urban areas who are able or who are not able, यानी फूड को सब तक सही कीमत पर उसके निकटतम प्लेस तक पहुंचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए क्यों, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा, हम इतना एग्रीकल्चर में इतनी क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं, इसके बाद अगर कोई 2 meals इन अ डे में मिले, 2 meals इन अ डे, ये जो 2 meals इन अ डे है, इसमें अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज ना हो तो उस फूड का कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल लाया, जिसके तहत सभी एवरी सिटीजन्स हैव राइट टू फूड, 2 meals इन अ डे। 2 meals का उसके पास राइट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, चीपली प्राइस हो, यानी कि वो अफोर्ड कर सकता है तो उस अफोर्ड प्राइस पे, नहीं कर सकता है तो नहीं। और इसको किस सिस्टम से चलाया गया, गवर्नमेंट ने 2 कंपोनेंट्स बनाए। एक बनाया गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक, और दूसरा है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी, स्टॉक रखेगी फूड ग्रेन्स का। इसमें चाहे राइस हो, व्हीट हो, पल्सेज हो, शुगर केन हो, केरोसिन हो, और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो गवर्नमेंट राशन शॉप, जिसको सरकारी कोटे की दुकान बोला जाता है, इससे सभी तक फूड ग्रेन्स पहुंचाती हैं। इसके लिए 2 टाइप्स के कार्ड बने हुए हैं, एक है बीपीएल और दूसरा है एपीएल। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मीन्स एबव पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा के नीचे और दूसरा गरीबी रेखा के ऊपर। कभी कभी समटाइम्स फार्मर फेस, सम फार्मर्स आर एपीएल बट ड्यू टू क्रॉप फेलियर, कभी कभी क्रॉप फेलियर हो जाती है, कभी कभी इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ होती है किसी की और वो बीपीएल में आ जाता है। तो अभी तो एपीएल का फूड ग्रेन्स परचेज कर रहा था, लेकिन वो बीपीएल, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे फूड प्रोवाइड करे। फिर बफर स्टॉक, बफर स्टॉक कौन करता है, एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये bought the rice and wheat on the government price which was announced by the government as MSP, minimum support price. Food Corporation of India below poverty line, APL above poverty line, PDS public distribution system. तो FCI MSP गवर्नमेंट जो MSP डिक्लेयर करती है, उससे ये राइस और व्हीट को खरीद के बफर स्टॉक बनाते हैं। उस बफर स्टॉक को पीडीएस के माध्यम से, यानी बाय द पीडीएस इट
द राइस एंड व्हीट एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एमंग द सिटीजन्स तक उसको पहुंचाया जाता है। ये हुआ हमारा फूड सिक्योरिटी। लेकिन जब हम इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन जो है 1990 से शुरुआत होती है। इसके इंपैक्ट से हमें आज जो एकदम पतले पतले मोबाइल देखने को मिलता है, पतली पतली टीवी देखने को मिलती है, एकदम मॉडर्न बाइक्स देखने को मिलती है, ये कहां से? ये जो ये वॉच ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, बट हमारी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसके लिए निगेटिव हो गया। एग्रीकल्चर के लिए क्या हो गया? निगेटिव। क्यों? अगर हम रबर की बात करें, शुगर केन की बात करते हैं, राइस, व्हीट, जूट, कॉटन, इन सभी की अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम फर्स्ट पे नहीं है कि फर्स्ट पे ही है, बिल्कुल नहीं। हम फर्स्ट में केवल यहां है, बाकी यहां पे सेकंड है, यहां पे 4 है, यहां पे सेकंड है, यहां पे 4 है? अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं तो व्हाई द इंडियन फार्मर्स फेस द प्रॉब्लम्स? तो इंडियन जो फार्मर्स है क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है? उसका रिजल्ट ये है कि बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज जो है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट है या वहां की जो गवर्नमेंट है, दे गिव द सब्सिडीज। वो सब्सिडीज देते हैं अपने एग्रीकल्चर को सेक्टर्स को बहुत ज्यादा, और इंडिया में सब्सिडीज को रिड्यूस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम अमीर हो और सरकारें क्या है? गरीब है। सरकारें भिखमंगी हैं और फार्मर्स क्या अमीर है, सरकार कह रही है। एक प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? जो डेवलप्ड कंट्री से आने वाला रॉ मटेरियल था, क्या था? रॉ मटेरियल कौन सा? ये जो रबर वगैरह है, रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट ने क्या किया? इस पर इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, उसे लोग रिड्यूस कर दिया। उसे जबकि बढ़ा देना चाहिए था, बढ़ जाता तो ये कम आता, नहीं उसको कम कर दिया गया, ज्यादा आने लगा, ये चीपली, और ये क्या होगा? कॉस्टली। फार्मर्स का फेसिंग प्रॉब्लम। यानी जो ग्लोबलाइजेशन है, जहां कहा जाएगा फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो इंडियन फार्मर्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने ही फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं किया। रिजल्ट फार्मर्स फेसिंग द प्रॉब्लम। ग्रीन रेवोल्यूशन आता जरूर है, हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। उस ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट ये हुआ कि वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। बट ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इतना ज्यादा केमिकल का यूज किया, ओवर यूज केमिकल्स, रिजल्ट उसकी रिकवरी के लिए हमें वाटर की नीड्स थी, और वाटर ज्यादा हमने ओवर यूज किया, रिजल्ट लैंड डिग्रेडेड। लैंड हमारी क्या हो गई? डिग्रेडेड हो गई है। लैंड का डिग्रेडेशन हो गया, रिजल्ट फार्मर्स के लिए फिर से प्रॉब्लम हो गई। यानी ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार ग्लोबलाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडियन फार्मर्स पे पड़ता है। फूड सिक्योरिटी और इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बहुत दूर है, एग्जाम में आने के चांसेस भी बिल्कुल 0 के बराबर। लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में क्या लगता है, जहां पर जो डाउट रहे उसे कमेंट में लिख देना, और नहीं लिखोगे तो वैसे भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, समस्या नहीं है, लिख दोगे तुम्हें आ जाएगा।